सैयद आबिद हुसैन, भारत सऊदी एम्बेसी को मैं और मेरा परिवार शुक्रिया अदा करते हैं। मैं चाहता हूं कि इसी तरह आप हर आदमी की जो शख्स वहां फंस जाते हैं उसकी मदद करें। मेरे तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। एम्बेसी और आबिद भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त संदीप सिद्दीकी हाजिर हूँ आप सभी के साथ एएनएन लाइव प्रेजेंट खास मेहमान में। आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान हैं। मैं आपको इनका इंट्रोडक्शन कराने से पहले आपको बता दूं कि इनको बजरंगी भाईजान के नाम से भी जानते हैं। इनका असली नाम आबिद हुसैन है। ये हमारे जनपद रूदपुर बघाई के रहने वाले हैं। हाल फिलहाल इनका घर आना हुआ है, तो हमने सोचा इनसे थोड़ी खास बातचीत की जाए। इनको बहुत सारे सम्मान से सम्मानित भी किया गया है। इन्हीं से जानते हैं इनके बारे में। सर जी बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे शो खास मेहमान में। बहुत शुक्रिया और नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद जी। मेरा नाम सैयद आबिद हुसैन है और मैं आपके ही ज़िले अम्बेडकर नगर रूदपुर भगाई का निवासी हूँ जी। और मैं आज अपने गांव आया हूँ, तो आपका फ़ोन आया कि मिलना है और एक इंटरव्यू करना है, तो इसके लिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, आबिद हुसैन से बजरंगी भाईजान बनने की कहानी क्या है? मुझे याद है कि 2016 में एक बच्चा जो पाकिस्तान का था और बांग्लादेश के रास्ते वो भारत आ गया था, जिसकी उम्र 9 साल थी और वो भोपाल के एक शेल्टर होम में रहता था और वो अपनी माँ से मिलने की बड़ी तमन्ना रखता था। तो उसी की खबर हमें मिली थी सोशल मीडिया के माध्यम से, तो मुझे लगा कि इस बच्चे की मदद करनी चाहिए। तो मैंने उसकी मदद के लिए एक मुहिम चलाई थी जिसका नाम था हेल्प रमज़ान। ट्विटर के माध्यम से वो ट्रेंड हुई। जब वो ट्रेंड हुई तो बहुत सारे लोग हमसे जुड़े और इस फील्ड में हमारा आना हुआ। और उसी दरमियान जब वो लड़का भारत से अपने वतन चला गया तो मुझे लगा कि इस पे बहुत कम लोग हैं और इस पे काम करना चाहिए। जैसे एक बच्चा पाकिस्तान या बांग्लादेश का भारत में फंसा है जी। और उसकी वतन वापसी इस माध्यम से हुई है, तो हमारे भी बहुत सारे लोग हिंदुस्तान के विदेशों में फंसे होंगे, उनकी रिहाई के लिए हम कुछ काम करें। तो फिर मेरे लिए कुछ मुश्किल भरा था, उसमें चुनौतियों भरा था और मैंने कुछ स्टडी की और बहुत सारे केसेस हमने ऑनलाइन और उनसे मतलब माध्यम से, मीडिया के माध्यम से इकट्ठा किए। तो हम उसी दरमियान एक केस हमारे पास आया जितेंद्र अर्जुनवार का। जितेंद्र अर्जुनवार बरघाट सिवनी मध्य प्रदेश का निवासी था और 2012 में वो पाकिस्तान वहाँ पे राजस्थान बॉर्डर से क्रॉस हो गया था गलती से। तो वो वहाँ की कराची जेल में कैद था। उसकी मुहिम हमने, दूसरी मुहिम हमारी वो थी और वो जब हमने मुहिम चलाई तो वहाँ से मीडिया के माध्यम से और सरकार के माध्यम से बहुत मदद मिली और 2018 में मई में वो भारत आया। तो अम्बेडकर नगर के एक पत्रकार थे जिनका नाम नियाज सिद्दीकी था। तो नियाज सिद्दीकी साहब ने फेसबुक के माध्यम से मेरी मुहिम को देखा और ये मैंने जब पोस्ट किया तो उन्होंने कहा कि यार आप पे हम एक आर्टिकल लिखना चाहते हैं। तो सबसे पहली बार हिंदुस्तान अखबार ने नियाज साहब के माध्यम से ये एक मतलब मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि उन्होंने ये लिखा कि सैयद आबिद हुसैन है असल ज़िंदगी के बजरंगी भाईजान। तो मतलब ये बजरंगी भाईजान का लक़ब आपको नियाज सिद्दीकी साहब के माध्यम मैं से। आपको बता दूं कि हम इस वक्त रूदपुर भगाई में हैं और ये कुआं देख लेते हैं आबिद भाई। हाँ, ये हमारा बचपन का कुआं है और हमने बहुत इसमें नहाए हैं और पहले तो हम लोग पानी भी पीते थे। अब हालात अब ये हाँ, आज कल मैंने जब अपनी वीडियो लाइव की थी तो इसका जिक्र किया था कि इस तरह हमने कुएं को बर्बाद कर दिया। ये हमारी धरोहर है और इसकी रखवाली करना, इसकी हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है। तो मैं यहाँ के जो प्रधान हैं हमारे, उनको मैं बोलूँगा कि इसकी कम से कम सफाई कर दे, है ना। इसके बारे में भी आपको एक मुहिम चलानी पड़ेगी। नहीं मुहिम नहीं चलानी पड़ेगी, मेरा कहने ही काफ़ी होगा जी। तो अगर हम कह देंगे तो इंशाल्लाह हमारे प्रधान साहब बिल्कुल करेंगे। सर, बजरंगी भाईजान मतलब जो लोग विदेशों में फंस जाते हैं, खास तौर पे भारतीय, उनको आप वापस देश में लाने का काम करते हैं। तो अभी तक जब से आपको ये लक़ब मिला और जब से वो जर्नी हो गई आपकी, कितने सालों की जर्नी हो गई? हमने 2016 में ये काम शुरू किया था। आपको याद होगा सरबजीत मूवी आई थी। जी 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 जी। तो उसमें दलबीर कौर का एक किरदार था, ऐश्वर्या राय ने किया था जी। वो किरदार बहुत अच्छा किरदार था। उसमें एक बहन की संघर्ष की कहानी थी कि जिसका भाई
पाकिस्तान की जेल में कैद है और वो बहन अपने भाई को वतन लाने की जो मुहिम छेड़ रखी है भारत में, किस तरह उसने संघर्ष किया, तो मुझे लगा कि ये बहन अकेली थी। अगर कोई हमारे जैसा या हम जैसा कोई भी भाई उसके साथ खड़ा होता तो मुझे लगता कि उसका भाई भारत आ सकता था। और दुर्भाग्यपूर्ण ये हुआ कि उसका भाई नहीं आ सका और वहाँ पे उसकी मृत्यु हो गई जेल में। और वो फिल्म अंदर से मुझे बड़ी झकझोर दी। और मतलब ऐसा मैं बताऊं कि इंस्पायर हुआ मैं उस फिल्म से। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, अब इसी फील्ड पे हमें काम करना है, ऐसी और कोई बहन अकेली ना पड़ जाए आबिद हुसैन के रहते हुए। तो मतलब अगर ऐसा कहा जाए कि फिल्में सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पज से लिए नहीं होती, वो एक मोटिवेशन के लिए भी काम कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, फिल्में इंटरटेन के लिए भी होती हैं जी, प्लस उससे मोटिवेशन भी ली जा मूवी जो होती है बहुत सारी बनी है, बहुत सारी आर्ट मूवियाँ आती हैं, तो उसमें एक मैसेज होता है, उसको आपको असली ज़िंदगी में अमल करना है। तो मेरा मकसद यही रहता है कि आपका पुराना घर शायद इस तरफ है। हाँ, अच्छी चीज़ों को हम अडॉप्ट करें और उसको असली ज़िंदगी में उतारें। सर, टोटल नंबर ऑफ केसेस सॉल्व बाय यू, मतलब ऐसे गिनती करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरा मानना है कि 300-350 लोग को अभी तक हम रेस्क्यू करवा चुके हैं, जिसमें से 25-30 डेड बॉडियाँ हैं जी, जो दुर्भाग्यपूर्ण उनकी मृत्यु हो जाती है जी। और किन्हीं कारण उनके घर वाले या उनके परिजन भारत लाने में सक्षम नहीं होते हैं, तो भारत सरकार एवं संबंधित एम्बेसी के माध्यम से उस डेड बॉडी को भारत लाने में हम उनकी मदद करवाते हैं और मुहिम चलाते हैं। डेड बॉडी को लाना ज़्यादा टफ होता है? तब दोनों है और तब नहीं भी है। केस जब तक टफ होता है जब तक सरकार या आला हुकाम तक ये बात नहीं पहुंच पाती। जिस दिन ये वहाँ पहुंच गई तो ये आसान हो जाता है, क्योंकि फिर सारी जिम्मेदारी सरकार की हो जाती है, संबंधित एम्बेसी की हो जाती है, विदेश मंत्रालय की हो जाती है, प्रवासी सहायता केंद्र की हो जाती है, मदद की हो जाती है। सारी जो संस्थान है सरकार की वो लग जाती हैं अपने अपने फ़राइज़ को अंजाम देने के लिए। जितने भी केसेस आपने सॉल्व कराए, आप कह रहे हैं कि उसकी गिनती करना मुमकिन नहीं है, मुश्किल है। हाँ। तो मैं बस इतना जानना चाह रहा हूँ कि जब आपको कांटेक्ट करती है पब्लिक कि आप इस चीज़ में वो फंस गए हैं, तो उस चीज़ में एक सिमिलैरिटी होती है क्या? हर आदमी के साथ सेम दिक्कत तो नहीं होती? बहुत ज़्यादा मतलब केसेस मिलते जुलते ही होते हैं जी। सबसे ज़्यादा समस्या वाला केस हमारे पास ये आता है कि आजकल आपने सुना होगा कि एक बहुत बड़ा गिरोह फर्जी एजेंटों का बहुत सक्रिय है मार्केट में, जो यहाँ के भोले भाले युवाओं को वर्गला कर, उन्हें सुनहरे ख्वाब दिखाकर, उन्हें बहुत सारी चीज़ें बताकर, झूठ बोलकर, फर्जी डॉक्यूमेंट दिखाकर उन्हें भारत से विदेश ले जाते हैं। और आपको यकीन नहीं होगा कि विजिट वीज़े पर ले जाते हैं जी। और उस विजिट वीज़े के नाम पर कम से कम 1,70,000 जैसी रकम उनसे लेते हैं और फिर वहाँ ले जाके बेगाने मुल्क में भारतीय लोग वहाँ पे परेशान हो जाते हैं। और जब वही लड़के अपनी एजेंसी या एजेंट को कंप्लेन करते हैं कि साहब हमको यहाँ लाया गया था जिस काम के लिए, वो काम भी नहीं मिला, बल्कि हम आके यहाँ तो फंस गए, अब हमें कम से कम भारत ही भेज दो, तो वही एजेंट उनको वापस भेजने के लिए पैसा मांगता है, कहता है कि आप हमें कम से कम 60 से 70 हज़ार रुपया वापस करो, क्योंकि आपको लाने में जो खर्चा होगा, खिलाने में खर्चा होगा, वो पैसा आपको अब पे करना पड़ेगा 70-80 हज़ार रुपये, तो आपको हम भारत भेजेंगे। तो अब वो गरीब आदमी कहाँ से देंगे? तो फिर वो ऐसे लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं, उनका परिवार कांटेक्ट करता है, उन्हीं लोग को हम फ्री ऑफ कॉस्ट इंडिया बुलाते हैं सरकार और एम्बेसी के माध्यम से, जिनका कोई चार्ज नहीं लगता। सर, तो ये जितने भी युवा बाहर जाके कमाना चाहते हैं, वो इस बात की पहचान कैसे करें कि वो गलत डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं या किसी स्कैम का हिस्सा बन रहे हैं? इस चीज़ की पहचान होना, उनको कुछ अगर आप मैसेज बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है भाई का। सवाल ये है कि मतलब फर्जी एजेंट और एक्चुअल एजेंट में क्या पहचान? जी देखिए, जो फर्जी एजेंट होगा उसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी अथराइज उनके पास सर्टिफिकेट नहीं होता, लेकिन जो अथराइज एजेंसियां हैं, है ना, उनके पास सर्टिफाई कॉपी होती है विदेश मंत्रालय वगैरह की, और उनसे आप मांग सकते हैं कि भाई हमें आप भेज रहे हो, तो हम कैसे यकीन करें कि आप सर्टिफाई हैं। और आपके जो भी डॉक्यूमेंट हैं, उस डॉक्यूमेंट की आप जांच पड़ताल करें,
पहली बात तो जो वीज़ा है, सबसे पहले वीज़े की जांच करें, और जो भी एग्रीमेंट है उसको भी जांच कर ले कि इसमें जो लिखा है वो हमारे फ़ायदे में लिखा है या हमारे नुकसान में लिखा है। लेकिन एजेंट क्या करते हैं कि जब आपकी फ़्लाइट होने वाली होती है उस वक्त वो एग्रीमेंट को साइन कराते हैं ताकि आप मना भी ना कर पाओ। लेकिन आप थोड़ा सा उनसे वक्त मांग के उस एग्रीमेंट को पढ़ें। अगर पढ़ना नहीं आता तो किसी से पढ़वाएं, कोई वकील अपॉइंट करें, लेकिन पढ़ें ज़रूर। और विदेश मंत्रालय की जो भी गाइडलाइन है उसका ज़रूर फॉलो करें, और विदेश जाएं, बिल्कुल जाएं और एकदम जाएं, लेकिन थोड़ा एजुकेटेड होके, थोड़ा सा कोई कोर्सेज करके, ताकि वहाँ जाके आप सर्वाइव कर सकें। और वहाँ जाने के बाद अगर आपके साथ कोई भी समस्या या परेशानियाँ आती हैं तो आप ऑनलाइन जाके जिस मुल्क में है उस मुल्क की एम्बेसी से संपर्क कर सकते हैं। उनके हेल्पलाइन नंबर होते हैं। अगर आप नहीं कर सकते तो फिर आप किसी मीडिया के माध्यम से या मीडिया कर्मी के माध्यम से हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे ट्विटर पे जाके हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपका आबिद हमारा ट्विटर वो है अकाउंट है, और सैयद आबिद हुसैन के नाम से, तो वहाँ से भी आप संपर्क कर सकते हैं, वहाँ मैसेज डाल सकते हैं। तो मैं जिस उस पे रहूँगा, मैं बिल्कुल मदद करूँगा, है ना। और इसी तरह आप अपना जाने से पहले एक बात का ज़रूर ख्याल रखें कि आप डॉक्यूमेंट को ज़रूर आप चेक करेंगे। बगैर डॉक्यूमेंट चेक करे बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है आजकल भारत में, और ये लोग, इनके मनोबल और बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि आप लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं। तो बेवकूफ़ नहीं बनना है, सतर्क और सुरक्षित जाना है। तो जो प्रोसीजर आपने बताया कि एम्बेसी को संपर्क करें, सेम चीज़ आप भी करते होंगे जब आपके पास बिल्कुल यही सेम प्रोसीजर हाँ, है, यही प्रोसेस है, यही प्रोसेस है। कोई हम विदेश जाके मदद नहीं करवाते, हम यही बैठे बैठे मोबाइल से, लैपटॉप के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से ही करते हैं। लेकिन अब हमने 5-6 साल से काम किया है तो तजर्बा हो गया। मतलब आज आपने इसको एज अ सोशल सर्विस सब अपने ऊपर एक जिम्मेदारी ले ली है। हाँ, जिम्मेदारी, हमारे पास जो भी केस आता है हमारा फ़र्ज़ हो जाता है, क्योंकि हमें उसका नॉलेज है। और हमने जब भी केस भेजा है सरकार या एम्बेसी के पास, एम्बेसी ने हमेशा हमारी मदद की है। इसके लिए हम तमाम संबंधित एम्बेसी, विदेश मंत्रालय की पूरी टीम, एस जयशंकर साहब का, सबका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि वो हमेशा हमारा ऐसे साथ देते रहेंगे। सर, आखिरी में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को, या आपके बहुत ही चाहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा सोशल फॉलोअर हैं आपके, जो आपको सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं, और आप एक बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी के रूप में हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में। तो ऐसा मैसेज जो लोग गल्फ़ की तरफ जाना चाहते हैं, गल्फ़ कंट्री में विजिट करके पैसा कमाना चाहते हैं, जो मेन मुद्दा है इस वक्त इंडिया में, कि लोग, जो यूथ है यहाँ का, वो गल्फ़ में जाके अपने परिवार को संभालना चाहता है, एक पैसा कमाना चाहता है, तो वो किस चीज़ से, मतलब स्कैम से कैसे बचे, ये तो आपने बता दिया। और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए उनको, ज़रा आप उसको थोड़ा एक्स्ट्रा अगर जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। मैं ये बताना चाहूँगा कि विदेश जाना कोई गलत बात नहीं है। विदेश जाने से आपकी इकोनॉमी मजबूत होगी, प्लस भारत की भी इकोनॉमी मजबूत होगी, क्योंकि आप जो विदेश में पैसे कमाएंगे वो वाइट मनी कहलाता है, और वाइट मनी जब भारत में आएगा तो भारत मजबूत होगा, है ना। आज हम विकसित हैं तो विकासशील होंगे, स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ते जाएंगे, है ना। तो मेरा मानना ये है कि आप कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान दें। सबसे पहले आप अगर विदेश जाना चाहते हैं तो आपके पास एक ज़रूर कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी एक फील्ड का, और नॉमिनी वीज़ा का ही आप वीज़े का इस्तेमाल करें। आप विज़िट वीज़े पे कतई मत जाएं। विज़िट वीज़े पे अगर किसी एजेंट के साथ जाते हैं तो वो हमेशा आपको धोखा ही मिलेगा, क्योंकि वहाँ जाने के बाद काम खोजना बहुत मुश्किल है। यहाँ अगर आपके पास वीज़ा आया है तो आपका एक ऑथराइज वीज़ा होगा और आप जाके उस कंपनी में डायरेक्ट काम करेंगे। लेकिन अगर आप डायरेक्ट विज़िट वीज़े पे वहाँ जाके काम करेंगे तो फिर आपको 2-4 महीना वहाँ काम खोजने में लगेगा। उस वक्त आपके जेब और सारे पैसे खाली हो जाएंगे, तो फिर आपको वापस आना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ों का ध्यान देना है। एजेंटों का आपको बहुत उसके जांच पड़ताल करनी है ना। सारे दस्तावेज आपको जांच पड़ताल करनी है। सतर्क और सुरक्षित होकर जाना है। विदेश मंत्रालय और संबंधित एम्बेसी की जो भी गाइडलाइन है उसका आप पालन करना है, उसको आप ध्यान में रखना है। और खुदा न खास्ता आप वहाँ पे जाके फंसते हैं तो बिल्कुल आप बेहिचक होकर मदद पोर्टल की जो वेबसाइट है उस पर आप संपर्क करिए। आप प्रवासी सहायता केंद्र की साइट पे आप संपर्क करिए, या संबंधित एम्बेसी की जो भी साइट है उस पर जाके संपर्क करिए। अगर ये सब भी नहीं कर पाते तो मेरा ट्विटर पे अकाउंट है, उस पर संपर्क कर सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ आबिद हुसैन उर्फ बजरंगी भाईजान, जिन्होंने कई
देशवासियों को विदेश से वापस लेके आए हैं, तब इनको ये टैग मिला है बजरंगी भाईजान का। और इन्होंने अपनी पूरी स्टोरी हमारे साथ शेयर की, समअप की, किस बात से इनको मोटिवेशन मिली। इन्होंने सरबजीत मूवी की भी चर्चा की कि वहाँ से उनको मोटिवेशन प्राप्त हुआ। इन्होंने अपने गांव के भी एक चुनिंदा हिस्से को हमको दिखाया जिसमें एक कुआं शामिल था। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका महत्वपूर्ण बहुत समय के शुक्रिया। लिए। मैं था दीप सिद्दीकी, आप देख रहे थे ANN लाइव। धन्यवाद।